हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बलबन के राजत्व सिद्धांत की, जो आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इससे जो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनता है या पूछा जाता है, जिस टाइप का क्वेश्चन वो है कि बलबन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन करें, है ना। इंग्लिश में इसका है डिस्क्राइब द किंगशिप थ्योरी ऑफ बलबन। तो इसी क्वेश्चन आंसर पे हम लोग आज बात करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखें कि मैंने इस वीडियो में उतना ही लंबा आंसर लिखने की कोशिश की है जितने लंबे आंसर आप एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकते हैं और जितना आपको लिखना चाहिए, जितने शब्दों में आपको लिखना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सके। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें ताकि आप लोगों को यह पता चले कि आपको एग्ज़ाम में कितना लंबा इसका आंसर लिखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्ज़ाम के लिए, 2022 के एग्ज़ाम के लिए। तो आइए इसको देखते हैं, हम लोग इसका आंसर देखते हैं कैसे है ना। यहाँ पे देखिए दिया है कि बलबन दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से अपने विचार प्रकट किए, जो उसका राजत्व सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध हुआ, है ना। कहने का मतलब ये है कि सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में बलबन ने जो अपना विचार रखा, जो उसने जिस नियम को फॉलो किया, वही उसका राजत्व सिद्धांत कहलाया, है ना। दूसरे शब्दों में कहें तो बलबन ने अपने राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन नीतियों को अपनाया, वही उसका राजत्व सिद्धांत कहलाया। ठीक है। बलबन का राजत्व सिद्धांत पुराने ईरानी शासकों के सिद्धांत पर आधारित था। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता जो थी वो राजत्व का अर्धदैवीय स्वरूप था। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। बलबन अपने को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासिया वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कभी कभी जो पूछता है वो यही पूछता है कि बलबन का राजत्व सिद्धांत की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो क्या थी। तो ये भी है कि अर्धदैवीय स्वरूप। दूसरा ये पूछा जाता है किस सल्तनत शासक ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, तो वो था बलबन, है ना। तीसरी बात कि बलबन अपने आप को किस वंश का शासक मानता था या किसका वंशज मानता था, तो वो अफरासियाब वंशज अपने आप को मानता था कि मैं इसी वंश का हूँ, है ना। और इस वंश का वर्णन जो है वह शाहनामा में वर्णित है जिसके लेखक फिरदौसी हैं। तो इस तरीके से इसमें ऑब्जेक्टिव भी कुछ को है मेंशन, उसको आप लोग देख लें। आगे हम लोग देखते हैं बलबन के राजत्व सिद्धांत की विशेषताएं, है ना। तो बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहला, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है और उसके आदेशों का उल्लंघन ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन है। बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात कि नियामत एक खुदाई है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। कहने का मतलब ये है कि बलबन का ये विचार था कि सुल्तान का जो पद होता है वो मानव समुदाय में सबसे ऊपर होता है और यह सिर्फ और सिर्फ इस पद के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पैगंबर है। इसलिए बलबन सारे मतलब आम जनता से बिल्कुल ऊपर है और आम जनता को उनके आदेशों का पालन करना उनका कर्तव्य होता है। आगे देखते हैं, सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा देखें, इसके द्वारा बलबन जो है एक तरीके से निरंकुश सत्ता स्थापित करना चाहता था। कहने का मतलब ये है कि बलबन ये मानता था कि सुल्तान जो आदेश दे या सुल्तान जो नियम बनाए वही सर्वोपरि है और वो नियम जनसाधारण को या उसके कर्मचारियों या सरदारों को मानना बाध्य है और कोई भी जनसाधारण या सरदार उसके कार्यों की आलोचना नहीं कर सकता है ना। कहने का मतलब ये है कि शासक ने जो कहा वही सर्वोपरि है। ठीक है। तो दूसरा है कि सुल्तान का निरंकुश होना अनिवार्य है। ये बलबन के जो राजत्व सिद्धांत है उसकी दूसरी विशेषता है ना। बलबन यह मानता था कि खुदा का प्रतिनिधि होने के कारण सुल्तान के ऊपर कोई मनुष्य अंकुश नहीं लगा सकता है।
चाहे वह उलेमा ही क्यों न हो। इसी कारण बलबन इनके राजनीतिक हस्तक्षेप को भी नहीं स्वीकारता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो शासक है या सुल्तान है, ना ही उसके कार्यों की आलोचना कर सकता है और ना ही उसके राजनीतिक जीवन में कोई हस्तक्षेप कर सकता है। यहाँ तक कि धार्मिक व्यक्ति जो उलेमा होता था, नियम कानून भी जो ये इस्लामी जो कुरान है या शरीयत है उसके अकॉर्डिंग जो नियम कानून होता है उसकी जो व्याख्या करता है उलेमा, वो भी सुल्तान के नियमों की आलोचना नहीं कर सकता है और ना ही उस पर अंकुश लगा सकता है। ये बलबन के राजत्व सिद्धांत का दूसरा जो है वह महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी को आगे देखते हैं हम लोग कि शासक की दैवीय छवि और निरंकुशता ने सुल्तान के पद की शक्ति व गौरव को फिर से स्थापित कर दिया। निरंकुश राजतंत्र की कल्पना शासक की शक्ति में वृद्धि का कारण सिद्ध हुई, जबकि अर्धदैवीय स्वरूप के कारण राजत्व की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, अर्थात सुल्तान का जो पद है वो निरंकुशता का प्रतीक है, अर्थात सुल्तान को निरपेक्ष रूप से निरंकुश होना चाहिए, है ना। उसको अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होना देना चाहिए, उसको अपने विवेक से जो वह फैसला ले वही सर्वोपरि होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। इसके अलावा बलबन ने राजत्व में न्यायप्रियता के गुण का भी समावेश किया। बलबन अपने अधिकारियों से यह आशा करता था कि वे ईमानदार, न्यायप्रिय और धर्मपरायण रहें हों, है ना। इसी कारण बलबन न केवल सुल्तान अपितु संपूर्ण शासन के प्रति भय ही नहीं बल्कि सम्मान भी स्थापित करने में सफल रहा। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने जो देखा कि बलबन जैसा चाहता था कि पहला विशेषता जो थी उनके राजत्व सिद्धांत का वो ये कि सुल्तान का जो पद है वह पैगंबर के जस्ट बाद का पद है। दूसरी कि सुल्तान का पद जो है वह निरंकुशता का प्रतीक है, अर्थात कि शासक को निरंकुश होना चाहिए। लेकिन इन दोनों के साथ साथ बलबन ने अपने राजत्व में न्यायप्रियता के गुणों का भी समावेश किया था, ताकि आम जनता के साथ निरपेक्ष होकर समान भाव से सबके साथ एक समान न्याय किया जा सके, है ना। और जब एक जैसा सबके साथ न्याय करेंगे कि सही को सही और गलत को गलत, तो निश्चित तौर पे वो शासक जो है वो सफल होगा, वो प्रसिद्ध होगा। और यही कारण था कि अपने राजत्व सिद्धांत को सफल बनाने के लिए बलबन ने यहाँ जो लिखा है कि इसी कारण बलबन न केवल सुल्तान अपितु संपूर्ण शासन के प्रति भय ही नहीं बल्कि सम्मान भी स्थापित करने में सफल रहा, है ना। अपने राजत्व सिद्धांत को सफल बनाने के लिए बलबन अपने निजी एवं सार्वजनिक जीवन में निम्नलिखित नीतियों को अपनाया। अब कौन कौन सी नीति को वो अपनाता है अपने निजी और सार्वजनिक जीवन में, उसको हम लोग देखते हैं। पहला है, अपने व्यवहार को अत्यंत गंभीर एवं एकांकी बना लिया। इसके लिए उसने शराब पीना बंद कर दिया, विनोद प्रिय व्यक्तियों के साथ बैठना बंद कर दिया। वह दरबार में न हंसता था न मुस्कुराता था। वह दरबार में अपनी भावनाओं को इतना अनुशासित रखता था कि एक बार दरबार आयोजन के समय जब उसके बड़े पुत्र की मृत्यु का समाचार उन्हें मिला, तब भी वह ना ही यहाँ में ये प्रिंट नहीं हो पाया है, इस यहाँ पे लिखा हुआ है कि तब पर भी वह ना ही रोया और ना ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए। तो ये था बलबन का जो है निजी व्यक्तित्व कि वह अपनी भावनाओं पर इस कदर नियंत्रण रखता था कि किसी भी सिचुएशन में कोई भी परिस्थिति आ जाए वो सार्वजनिक जीवन में अपने व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स को जाहिर नहीं होने देता था। और यही वजह है कि जब उसके बड़े पुत्र की मृत्यु का पता उसे जब चला, तब भी सार्वजनिक जो सभा हो रही थी उसमें वह ना ही रोया और ना ही उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। दूसरा कि वह कभी भी पूर्ण वेशभूषा के बिना किसी के सम्मुख नहीं आता था। कहने का मतलब ये है कि जो राजसी वेशभूषा होता था, सुल्तान का जो वेशभूषा होता था, उस वेशभूषा के बिना वह कभी भी राज दरबार में नहीं आता था। तीसरा है, उसने दरबारियों के लिए सिजदा अर्थात की भूमि पर लेट कर अभिवादन करना और पैबोस
अर्थात कि सुल्तान के चरणों को चूमना की रीति आरंभ की। उसे ऊंचे और भयावह व्यक्तियों को अंगरक्षक बनाया, जो उसके सिंहासन के दोनों तरफ चमकती हुई नंगी तलवार लेकर खड़े रहते। कहने का मतलब ये है कि इसके साथ साथ ये ईरान की एक पद्धति थी सिजदा एवं पैबोस, है ना। तो सिजदा का मतलब भूमि पर लेट कर अभिवादन करना, किसको? सुल्तान को। और पैबोस का मतलब था सुल्तान के चरणों को चूमना। तो ये जो दो ईरानी पद्धति थी उसने अपने दरबार में लागू की कि कोई भी व्यक्ति जब सुल्तान के सम्मुख आएगा तो उसे सिजदा और पैबोस के नियमों का पालन करना होगा। साथ ही साथ अपनी सुरक्षा के लिए जो है उसने ऐसे व्यक्तियों को अंगरक्षक बनाया जो काफ़ी भयावह दिखते थे, है ना, और वे नंगी तलवार लिए हुए खड़े रहते थे। नेक्स्ट है, बलबन ने अपने दरबार को ईरानी ढंग से सजाया तथा दरबार की भव्यता एवं वैभव में वृद्धि की। शान, शौकत और सत्ता की इन प्रदर्शनों का प्रभाव सरदारों एवं जनसाधारण पर पड़ा और सुल्तान की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। तो इस तरह ये था बलबन का राजत्व सिद्धांत। अब इसका निष्कर्ष थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रत्यक्षतः निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन का समर्थक दिखाई देता है, परंतु वास्तव में यह अनेक उपयोगी नियमों, नैतिक व धार्मिक आदर्शों से बंधा हुआ था। बलबन ने सुल्तान के पद की खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से स्थापित करने और जनता व अभिजात्य वर्ग में सुल्तान के प्रति श्रद्धा तथा भय का भाव फिर से संचारित करने के लिए राजत्व के दैवीय सिद्धांत का पोषण किया। तो इस तरीके से ये बलबन का राजत्व सिद्धांत था और ये एक कंप्लीट आंसर है। इसे आप लोग पूरा देखें और इस बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।